Good morning, everyone. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today, we will continue our second chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. ठीक है, इस चैप्टर को हमने पढ़ा था जिसमें हमने लैंड के यूज़ के बारे में देखा, सॉइल और किस तरीके से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना। स्टार्ट करना ना पेज नंबर 11 से। तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस आर द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक, यानी कि जो हमारा पैरेंट रॉक है, पैरेंट रॉक मीन्स जो सबसे पहले जिस रॉक को हम देखते हैं, जो हमें मिलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पैरेंट रॉक कहलाता है, एज इट इज जिसको हम देखते हैं। ठीक है, तो द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, कि जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में सबसे हमें क्या मिलता है, पैरेंट रॉक। ठीक है, सेकंड है हमारा क्लाइमेट। थर्ड जो टॉपिक है वो है अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स जो हमें लैंड मिलेगा वो कैसा होगा, प्लेन एरिया है या ऊपर नीचे इस तरीके से बने हुए हैं या बहुत ज़्यादा गहरी खाई हुई बनी हुई है, तो वो वहाँ की क्या कहलाती है, टोपोग्राफी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है जिससे हम सॉइल फॉर्म कर सकते हैं वो है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स जो डेड एनिमल्स होते हैं या फिर जो काऊ डंग वगैरह है, ये सब जिससे सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है, वो कितना प्रेजेंट है हमारे सॉइल में। इन सब से क्या होता है, सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइम, क्योंकि किसी भी चीज़ को, सॉइल को अगर फर्टाइल करना है तो उसमें भी हमें टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। सॉइल को अगर हमें क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल बनाना है तो उसके लिए भी टाइम का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है उसको क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, तो वो टाइम जो है वो भी इसमें ड्यूरेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट माना गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे क्या है, सॉइल को फॉर्म किया जाता है, और इन सभी के कॉम्पोजिशन से ही क्या बनता है, सॉइल बनता है। ठीक है, आ गया समझ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन के। सो ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और प्लेस टू प्लेस हम देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहीं पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, ड्यूरेशन भी कम लगेगा। तो सारी चीज़ें क्या है, प्लेस टू प्लेस वेराई करती है, यानी कि हम जहाँ देखेंगे अलग अलग रीजन्स में हमें अलग अलग प्लांटेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि ये जो सॉइल है ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, अनफर्टाइल होते जा रहे हैं, फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की खत्म होती जा रही है। उसके पीछे क्या रीजंस है और हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, और नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैम यस, मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है। यस अभी मैम, अभी भी धीरे ही है। अभी भी धीरे आ रही है। यस मैम। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा क्या। मैडम थोड़ा थोड़ा सुन रहा है, मतलब एकदम धीरे धीरे आ रही है आवाज। आपने ईयरफोन लगा रखा है क्या। यस मैम। हाँ, तो ईयरफोन से ही ध्यान से सुनो, उसकी वॉल्यूम बढ़ाओ आप थोड़ा। यहाँ से तो बेटा पूरा फुल वॉल्यूम है, इसकी जो आवाज़ है वो पूरी ओके मैम। है ना। यस मैम। सो सॉइल
इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स, कि सॉइल का इरोजन होना, यानी कि क्या होता है, बारिश के समय में अगर प्लांट्स वगैरह नहीं लगे हुए होते, सॉइल क्या होती है, वाटर के साथ फ्लो होकर चली जाती है, तो वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। और धीरे धीरे सॉइल की कमी आना, ये क्या है, सॉइल एज ए रिसोर्स के रूप में जिसे हम देखते हैं, धीरे धीरे उसमें कमी आना, जो कि बहुत ही खतरे वाली बात है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो हमारा सॉइल है उसको उसमें कमी आना, उसके लिए मेजर रीजन क्या है, एक तो नेचर है, दूसरा क्या है, ह्यूमन बींग्स है, जो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन की कमी आती है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सॉइल डिग्रेडेशन होता है। सबसे पहले आता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, सबसे पहला मेन रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट्स को कट करना, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग मीन्स जो एनिमल्स रियरिंग करते हैं, यानी कि एनिमल्स को जो चराते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा ग्रास जो है वो उनके द्वारा ग्रेज कर लिया जाता है, तो ओवर ग्रेजिंग होना भी क्या कहलाता है, वो भी एक फैक्टर है, किसके लिए, सॉइल डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। थर्ड फैक्टर क्या है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। मीन्स कंटिन्यूस जब हम सॉइल के ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, क्रॉप्स को अच्छा ग्रो करने के लिए दवाइयाँ वगैरह यूज की जाती है, तो उससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, सॉइल जो है वो डिग्रेड होने लगते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है हमारे सॉइल डिग्रेडेशन का। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है रेन वॉश, बहुत तेज बारिश होती है, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल डिग्रेड होता है, तो रेन वॉश ये भी एक फैक्टर हो गया। ये सारे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं, रीजंस फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, की कौन कौन से मेन रीजंस हैं जिनसे सॉइल क्या होता है, डिग्रेड होता है, कमी आती है। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड, बाढ़ आना, बहुत तेज जैसे बाढ़ आ गई, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। और लैंडस्लाइड्स होना, जो हीट है, अर्थ के इनर पार्ट में जो हीट ऑकर होती है, उससे क्या होता है, हमारे जो अर्थ के जो लेयर्स है वो मूव करने लगते हैं, जिससे लैंडस्लाइड्स जो हैं वो ऑकर होती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं, जिनसे क्या होता है, हमारा सॉइल जो है वो डिग्रेड होता है। नेक्स्ट है सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसके मेन फैक्टर्स देखेंगे। ये तो था डिग्रेडेशन, अब कंजर्व करने के कौन कौन से रीजन है, कैसे कंजर्व किया जा सकता है सॉइल को कंजर्व करना, तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। द बेयर ग्राउंड, the bare ground between plants is covered with the layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. Mulching यानी कि सबसे पहला जो हमारा कंजर्वेशन है सॉइल का वो होता है मल्चिंग, ठीक है। अब ये मल्चिंग क्या होता है, तो देखो, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट is covered with the layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. मैडम Yes, मैडम वो ओवर यूज, मैडम वो बताओ ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्या बोल रहे हो, मैडम वो बताओ पेस्टिसाइड्स। क्या बताना है, पेस्टिसाइड्स मैडम, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स पूछ रहे हो ना, ये बेटा दवाइयाँ होती है जिनसे हम क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है वो फर्टिलाइजर्स
तो सॉइल को फर्टाइल करने के लिए पेस्टिसाइड्स मेडिसिन्स होती हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। और टॉपिक के साथ साथ Okay, चलो, अभी मैं आपको सॉइल Okay, कंजर्वेशन पढ़ा रही हूँ ना, तो आप उसमें ध्यान दो, आपको वो उसी वक्त पूछना चाहिए, है ना, ताकि क्या है, जिससे आप कंटिन्यू मेरे साथ साथ पढ़ सकोगे। तो सॉइल कंजर्वेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला आता है मल्चिंग। मल्चिंग मीन्स द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। यानी कि मल्चिंग मीन्स कोई बेयर ग्राउंड है, खाली मैदान है, जहां पर हम अगर प्लांट को ग्रो करते हैं तो इसके चारों तरफ हमें क्या कर देना चाहिए, स्ट्रॉ की तरह स्ट्रॉ लगा देनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, यहाँ की जो सॉइल है वो रिटेन नहीं होंगी और इनसे इनको मॉइस्चर जो है वो मिलता रहेगा, वाटर जो है वो क्या होगा, स्टोर होता रहेगा इनमें से, और ये जो एरिया है वो क्या होगा, मॉइस्चर इन सॉइल में प्रेजेंट होगा और ये सॉइल जो है वो यहाँ से नहीं जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, मल्चिंग कहलाता है, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है वो है काउंटर बैरियर। स्टोन, गैसेस, ग्रास, soil are used to build barrier along counters. Trenches are made in front of the barrier to collect water. यानी कि इसमें क्या होता है कि जो काउंटर बैरियर्स है, काउंटर बैरियर मीन्स कि इस तरीके से ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, CONTOUR, CONTOUR, काउंटर बैरियर, कि लैंड के अंदर कैसे बैरियर बनाए जाएंगे, स्ट्रेंचेस बनाए जाएंगे। यानी कि एक खाली मैदान है तो उसमें अलग अलग एरियाज पर इस तरीके से स्ट्रॉज लगाए जाते हैं, जिससे ये खाली मैदान जो है वो क्या हो, यहाँ पर सॉइल जो है वो यहीं पर स्टोर हो जाएगी। ये वाला जो पार्ट है ये आपका ऊंचा रहेगा और ये वाला अंदर वाला पार्ट जो है वो नीचा रहेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, और जब भी बारिश होगी तो इससे क्या होगा, ये जो आपका बैरियर लैंड है इसमें वाटर जो है वो यहाँ पर आकर स्टोर हो सकता है, और इन स्ट्रॉ की हेल्प से ये जो सॉइल है वो क्या हो जाएंगी, अंदर ही अंदर रिटेन हो जाएंगी, ठीक है। आगे समझ में आपको काउंटर बैरियर। नेक्स्ट है हमारा रॉक डैम। Dams are built up to slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss. यानी कि जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं, इससे क्या होता है, जिससे आपका जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, अगर वाटर अगर आपका फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कुछ अगर हम स्टॉपेज लगा देते हैं तो वाटर क्या होगा, वाटर तो फ्लो करेगा लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसकी स्पीड को कम करेंगे और वाटर क्या होने लगेगा, यहाँ पर स्टोर होने लगेगा, यहाँ वाटर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ वाटर स्टोर होने से क्या होगा, यहाँ की जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, सॉइल भी स्टोर हो जाएगी। सॉइल स्टोर हो जाएगी तो उसमें क्या प्रेजेंट हो जाएगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। मॉइस्चर प्रेजेंट होगा सॉइल में तो सॉइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। आया समझ में? तो इसे हम क्या कहते हैं, रॉक डैम बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, रॉक्स का यूज कर सकते हैं वाटर की स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है। थर्ड जो है वो हमारा है रॉक डैम। वाटर की स्पीड को कम करने के लिए हम रॉक डैम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑफ द on the steep slope so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. जैसे आपने देखा कि टेरेस फार्मिंग जो है उसका यूज करना, टेरेस फार्मिंग मीन्स जो भी हाइट के ऊपर हम फार्मिंग का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, हाइट से सॉइल जो है वो इरोड होकर नहीं आएगी। अगर यहाँ पर प्लांट वगैरह ग्रो होंगे तो क्या होगा, सॉइल जो है वो इरोड नहीं होगी, तो इसके लिए हम टेरेस फार्मिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। अब देखो ये इंटरक्रॉपिंग क्या है। Intercropping means different crops are grown in alternate rows, arid are shown at different times to protect the soil and rain wash। यानी कि इंटरक्रॉपिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं,
जैसे कि क्रॉप्स है, उनको ग्रो किया गया। कोई कोई क्या करते हैं, इतना एरिया कोई कल्टीवेट किया, किसी ने या इतना ही किया, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है इस तरीके से। इसमें कुछ क्रॉप लगाया जाएगा, इसमें कुछ लगाया जाएगा, इसमें कुछ लगाया जाएगा। तो ये इस तरह की जो क्रॉपिंग है वो क्या कहलाती है, इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर प्लाविंग। काउंटर प्लाविंग क्या है, प्लाविंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, यानी कि काउंटर प्लाविंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है काउंटर प्लाविंग। मीन्स जो हमारा स्लोप है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्लाविंग का काम, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो फील्ड है इन सब पे क्या किया जा सकता है, आपका एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अगर यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो सॉइल है वो रेन वाटर के साथ वॉश नहीं होगा। ठीक है, रेन वाटर के साथ फ्लो नहीं होगा, बल्कि यहाँ की सॉइल जो है वो इन्हीं प्लांट्स में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोल्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। सेवेंथ जो टॉपिक है इसमें सॉइल कंजर्वेशन में वो है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स यूज किए जाते हैं किसी भी फील्ड के, किसी भी एरिया के चारों तरफ क्या करना, ट्रीज प्लांट करना। इससे क्या होता है, इससे एक तो हमें पता चलता है किसका, विंड डायरेक्शन का, कि विंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है। दूसरा, हमारी जो सॉइल है उसको कंजर्व किया जा सकता है। रेन वाटर से क्या होगा, यहाँ की सॉइल जो है वो वॉश नहीं होगी, बल्कि यहीं पर ही वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं किसके, आपके सॉइल कंजर्वेशन के। अलग अलग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी गई है आपके पेज नंबर 13 पर, आप देखो, टेक 2 ट्रेज ए एंड बी ऑफ सेम साइज, यानी कि एक ही साइज की आपको क्या लेनी है, 2 ट्रे लेनी है। चलो इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सॉइल जो है उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है। यू हैव टू पुट ए ट्रे ए एंड बी। ठीक है, ए और बी आपको 2 ट्रे लेनी है सेम साइज की। मेक 6 होल्स एट वन एंड ऑफ दीज ट्रेज एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। कि इसमें यहाँ पर आपको एक कॉर्नर के ऊपर क्या करना है, इसमें होल करना है। ठीक है, और फिर इसमें क्या करना है, सॉइल फिल करनी है। इसमें क्या करना है, आपको सॉइल फिल करनी है दोनों ही ट्रे में। लीव द सॉइल इन ट्रे ए बेयर वाइल सो व्हीट और राइस ग्रेन्स इन ट्रे बी, यानी कि एक ट्रे को तो आपको क्या करना है, इसमें खाली छोड़ दो। दूसरे ट्रे में आपको व्हीट या कोई भी ग्रेन, कोई भी अनाज आपको इसमें ग्रो करना है। ठीक है। When the grain in tray B has grown a few centimeter high, place both the tray in such a way that they are on a slope. यानी कि आपको क्या करना है, जब इसके अंदर जो ग्रेन्स आप ग्रो करोगे उसमें छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई देने लग जाएं, तब आपको क्या करना है, इस ट्रे को स्लोप टाइप में, यानी कि ये ट्रे ऐसे है सीधी, इसको स्लोप टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करना है। किस साइड में, जहां पर आपने इसमें होल बनाए हैं। ठीक है। सो pour 1 mug of water from the same height, और फिर दोनों ही ट्रे के ऊपर क्या करना है, आपको सेम हाइट से वाटर पोर करना है, यानी कि दोनों ही ट्रे में आपको क्या करना है, वाटर डालना है, पानी डालना है दोनों ही ट्रे के अंदर। इसके बाद में कलेक्ट द मडी वाटर दैट ट्रिकल डाउन द होल ऑफ बोथ ट्रे इन 2 सेपरेट कंटेनर। इन दोनों से, यानी कि आप पानी इन दोनों ट्रे में डाल रहे हो, इससे ये पानी क्या होगा, यहाँ पर एक कंटेनर रखेंगे हम दोनों में, जिसमें ये वाटर जो है वो यहाँ आके स्टोर होगा। ठीक है।
ये वाटर जो है वो इस कंटेनर में स्टोर हो जाएगा. Collect the muddy water that trickle down the hole of both tray in two separate container and compare how much soil is washed out of each tray. फिर हम क्या देखेंगे कि दोनों ही कंटेनर से सबसे ज्यादा सॉइल जो है वो कौन से ट्रे से निकली है. तो बताओ आप कौन से ट्रे में होगी सबसे ज्यादा सॉइल, बताओ, ए में या बी में? कौन से ट्रे से होगी बताओ? यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको ये एक्टिविटी बताई है, क्या आपने सुना इसे ध्यान से? आपको समझ में आया ये? यस अंकित, अंकित बोलो. छवि, मैडम शायद बी. बी सबसे ज्यादा सॉइल. ए से नहीं आएगा क्या? क्योंकि इसमें क्या है, खाली ओनली सॉइल प्रेजेंट है. जब हम इसमें वाटर पोर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, सॉइल जो है वो तो वाटर के साथ इजीली आ जाएगी. लेकिन बी वाले में क्या है, छोटे छोटे प्लांट्स है, छोटे छोटे क्रॉप्स इसमें ग्रो किए हुए हैं. तो उससे क्या होगा, सॉइल जो है वो वहां रुक जाएगी. अभी मैं इतनी देर से आप लोगों को बता रही थी कि कंजर्वेशन करने के लिए हमें मोर प्लांटेशन करने की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने की जरूरत होती है. तो इससे क्या होगा, बी वाला जो कंटेनर है उसमें सॉइल कम निकलेगी और ए वाले से बहुत ज्यादा सॉइल जो है वो आएगी. आया समझ में? नेक्स्ट है वाटर. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वाटर. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या लगता है, बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. कि हमारा जो अर्थ सरफेस है उसका 3/4 पार्ट, यानी कि ये टोटल 4 है, इसमें से ये 3 पार्ट जो है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है. ठीक है, हमारा जो 3/4 पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से. इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वाटर प्लैनेट कहा जाता है. इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियंस ईयर्स बैक. यानी कि ऐसा माना जाता है कि पुराने समय, यानी कि हमारा जो लाइफ बिगेन है, लाइफ जो है वो उसकी शुरुआत कब से हो गई थी, 3.5 बिलियंस ईयर्स बैक. ठीक है, मिलियन भी नहीं, बिलियंस. Even today, the ocean cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. कि आज के समय में हमारा जो अर्थ है उसका जैसे कि 3/4 पार्ट है, तो उसकी जगह 1/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है, विथ वाटर. एंड लाइफ सपोर्ट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी हमें देखने को मिलते हैं. द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन. ओशन वाटर कैसे होते हैं, सलाइन होते हैं, यानी कि नमक मिला हुआ होता है, वो हमें कैसा लगता है, खारा लगता है. एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता. ह्यूमन बींग्स जो है वो उसे एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%. कि हमारे अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर जो है वो कितना है, फ्रेश वाटर 2.7%. Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of these occur as ice sheet and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. यानी कि ये जो 2.7% प्रेजेंट है, इनमें से भी मोस्टली 70%, यानी कि ये 2.7 का भी 70% हमें आइस फॉर्म में देखने को मिलता है. ठीक है, जो कि ग्लेशियर्स और आइस फॉर्म्स में प्रेजेंट है. ग्लेशियर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ग्लेशियर्स, किसको कहते हैं हम ग्लेशियर्स, बर्फ से बने हुए जो पहाड़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं. ठीक है, जो कहाँ देखे जाते हैं, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. यानी कि उनकी लोकेशन, यानी कि वो प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वो आइस फॉर्म में है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं.
सो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि अब देखो 2.7 में से 70% आइस फॉर्म में, ग्लेशियर्स फॉर्म में है, तो अब हमारे पास फ्रेश वाटर जो है वो कितना बचा? 1%, ओनली 1%, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए फिट है। एंड इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, और वो भी किस फॉर्म में है? ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। सरफेस वाटर इन रिवर, और सरफेस के ऊपर हमें रिवर्स में, लेक्स में, और वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर, और वाटर वेपर के रूप में एटमोस्फियर पे प्रेजेंट है। ठीक है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो फ्रेश वाटर क्या है? सबसे प्रीशियस सब्सटेंस है हमारे अर्थ के ऊपर, हम सबसे कीमती जो है वो क्या है? पानी है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वाटर जो है उसको हम और उसमें जोड़ नहीं सकते, और ना ही उसको हम कम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। Its total volume remain constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. This, as you already know, is referred to as water cycle. यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो अलग अलग फॉर्म में अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि ओशन वाटर जो क्या होता है? एवापोरेट होता है। एवापोरेट होके ये ऊपर उठते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में ये वापस क्या करते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स के रूप में फिर ये क्या आ जाते हैं? वापस नीचे आ जाते हैं, नीचे आके वापस ओशंस में मिल जाते हैं। तो ये जो हमारा सर्कुलेशन है किसका? वाटर का, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन, वाटर वेपर, ये सारी चीजें जो इंक्लूड होती हैं वाटर साइकिल के अंदर, और जिसके फॉर्म में वाटर जो है वो हमें वही सेम प्रोसेस में हमें वापस मिल जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। Humans use huge amount of water not only for drinking, washing, but also in the process of production. कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वाटर का यूज सिर्फ ये नहीं है कि खाना बनाने में और खाना पकाने में, पीने में, इन सब में ही काम में ले रहे हैं, बल्कि प्रोडक्शन में भी इनका काम में लिया जाता है, वाटर को यूज में लिया जाता है। एग्रीकल्चर जो है वो भी वाटर से होगा, इंडस्ट्रीज जो है उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी चीज़ों में वाटर जो है वो सब यूजफुल है बाय ह्यूमन बींग्स, और इन सबको यूज कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। So water for agriculture, industries generating electricity through reservoir of dams are the other uses. यानी कि फ्रेश वाटर, या आप ये बोल सकते हो कि वाटर जो है वो सिर्फ ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग इनमें ही नहीं, बल्कि उनका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशंस में यूज किया जाता है। ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, की पॉपुलेशन जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होती है, उनकी डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर भी इंक्रीज करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग में भी वाटर जो है वो ज़्यादा यूज होंगे। इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, तभी लोगों को क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो cash crop, increasing urbanization, and rising standard of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उससे क्या होता है? रिक्वायरमेंट बढ़ती है, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो धीरे धीरे किसी ना किसी चीज में तो कमी भी आएगी। तो वो कमी किस में आ रही है? पानी के अंदर आ रही है। सो आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर की, पानी की जो कमी है, या तो लोग उसे मिसयूज कर रहे हैं, और दूसरा रीजन क्या है कि जो वाटर सोर्सेज हैं वो क्या हो रहा है? क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण वो भी ड्राइज अप होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, है ना। और तीसरा रीजन है हमारा वाटर का पॉल्यूट होना। वाटर पॉल्यूशन से भी क्या हो रहा है? वाटर की शॉर्टेज जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा वाटर के बारे में। अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, की क्या क्या प्रॉब्लम्स है वाटर अवेलेबल होने में। सो
देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि पानी की जो कमी है वो हम देख रहे हैं अलग अलग रीजन्स में हमें दिखाई दे रहे हैं. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ यू वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई. यानी कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें भी वाटर शॉर्टेज जो है वो देखी जाती है. वाटर की जो सप्लाई है, फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं होता है उनको. सो कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी. यानी कि जो क्लाइमेटिक जोन्स यानी कि जो ऐसे एरियाज में जो लोकेटेड हैं, जो कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, पानी की भी कमी देखने को मिलती है. The water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of water sources. यानी कि या तो वाटर के जो सोर्सेज बने हुए हैं उनको पॉल्यूट करना, वाटर का मिसयूज करना और ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना वाटर का, जैसे कि कहीं पर भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो वेस्टेज हैं वो भी क्या करते हैं वाटर सोर्सेज में डाल दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज होता है. तो धीरे धीरे क्या होगा, इन सब चीज़ों से वाटर जो है वो उसकी शॉर्टेज बढ़ती जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, जो है वो कंजर्व करके कैसे रखा जा सकता है. वो कोई गोल्ड तो है नहीं कि जिसको खरीद के रख लिया हमने, आने वाले कभी भी समय में काम आएगा. वो तो ऐसा सोर्स है जिसको हम स्टोर करके भी नहीं रख सकते, जितनी रिक्वायरमेंट है हम उसको उतना ही फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है. ये जो वाटर है इनको कंजर्व करने का क्या क्या मेथड दिया गया है कि Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. कि पूरा वर्ल्ड जो है वो ये जो वाटर सोर्सेज है इनको हम कैसे स्टोर करें, कैसे क्लीन किया जाए, ये एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है. किसके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए. स्टेप्स have to be taken to conserve this dwindling resource. यानी कि इस रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं कि कैसे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है. सो इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, जबकि वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, एंड इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज. उसका ओवर यूज करना और या फिर उसे पॉल्यूट करना, उससे क्या होगा कि वाटर की शॉर्टेज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. So discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals, industrial effluents in water bodies are major contaminants. कि कौन कौन से major reasons हैं जिनसे water जो है वो उसका misuse होता है. एक तो discharge of untreated और partially treated sewage, ये जो सीवेज लाइन होती है, जो नालियाँ वगैरह बनी होती हैं, इनका गलत तरीके से बना होना. ठीक है. दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर केमिकल्स वगैरह यूज़ होना, जिससे क्या होगा कि केमिकल्स वगैरह जब एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किए जाते हैं तो वो जो वाटर है उनमें इरिगेशन प्रोसेस से या रेन वाटर, आप देख सकते हो कि रेन वाटर फ्लो के फिर रिवर वाटर में मिक्स होते हैं, तो वो जो केमिकल्स हैं उससे क्या हो रहा है, रिवर वाटर जो होगा वो क्या होगा, पॉल्यूट हो जाएगा. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स मीन्स इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, इंडस्ट्रीज का जितना भी कचरा होता है वो ऐसी जगह डाला जाता है जहाँ पर जो नियर वाटर बॉडीज जो है उनको डाला जाता है, तो उससे क्या होता है, वो भी वाटर पॉल्यूट करता है. सो ये सारे रीजंस हैं जिनसे क्या होता है, हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है. सो दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. कि ज़्यादातर ये जो केमिकल्स हैं ये कैसे हैं, जो हमारे वाटर के पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिससे ह्यूमन बींग्स अगर उसको यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, किसी भी तरह की कोई बीमारी फैल सकती है. एंड रिच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और ये ह्यूमन बींग्स तक कैसे पहुंचेगा, पानी के जरिए से. सो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज. यानी कि पानी में ये केमिकल्स पहुंचने से पहले ही क्या करना होगा, हमें इसके लिए कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम बनाने होंगे. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड. वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है. जो रेन वाटर है उसको स्टोर करना, हमें इस तरीके से हमारे घर के या कहीं पर भी हमारे एरिया के
जितने भी ड्रेन्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो इस तरीके से होने चाहिए जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके, स्टोर करके रखा जा सके। The canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses of water seepage. तो कैनल्स में जो इरिगेशन फील्ड में जो लाइंस वगैरह यूज की जाती है, जो पाइपलाइंस यूज की जाती है, उनको प्रॉपरली मैनेज किया हुआ होना चाहिए जिससे कोई भी अगर लीकेज हो तो उसे वाटर जो है वो वेस्ट ना किया जाए। स्प्रिंकल मेथड जो है उनका ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी नहीं लगे, कम से कम वाटर यूज किया जाए। ड्राई रीजन्स में हाई रेट ऑफ एवापोरेशन, ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। कि जहाँ पर ड्राई रीजन्स है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे एरिया में एवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पर स्प्रिंकल मेथड की बजाय हमें कैसा इरिगेशन मेथड यूज करना चाहिए, ड्रिप एंड ट्रिकल। ड्रिप मीन्स जहाँ पर जो पाइप वगैरह जो लगाए जाते हैं ना, जैसे आप मान लो सपोज ये आपकी पाइप है, यहाँ पर आपने स्पेस छोड़ दिया, यहाँ स्पेस छोड़ दिया, यहाँ स्पेस छोड़ दिया, तो ये आपका हो गया ड्रिप मेथड, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फील्ड को इरिगेट कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको चैप्टर को रीड करना है। यहाँ तक आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है? यस स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया यहाँ तक? कुछ नो पूछना मैम। चाहते हो? नो मैम। तो कल ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट चैप्टर सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। क्वेश्चन आंसर्स यस मैम। आपको अपनी नोटबुक जो है वो कल यहाँ यस मैम। सबमिट करनी है, ठीक है? ओके मैम। कल सभी बच्चों को अपनी नोटबुक विथ फर्स्ट चैप्टर आपको यहाँ सबमिट करनी है, उसके बाद ही आपको सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। ओके? यस मैम। ओके मैम। ओके मैम।